नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसने इंडिया के हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिखा है। 5 अगस्त 2019 ये एक ऐसी डेट है जो हमेशा के लिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में दर्ज हो गई। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 377 को हटाने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये आर्टिकल 370 क्या था और इसे हटाने का फैसला इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? इस वीडियो में हम आर्टिकल 370 के इतिहास, इसे हटाने का प्रोसेस और इसके इफेक्ट्स को डिटेल में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे इंडिया ने एक नए युग की शुरुआत की। दोस्तों, जब इंडिया को आजादी मिली तो जम्मू और कश्मीर एक रियासत थी। यह रियासत अपनी भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक विविधता के कारण बहुत महत्वपूर्ण थी। उस समय इंडिया के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि सभी रियासतें इंडिया में पूरी तरह से मिल जाएं। उन्होंने कई रियासतों को इंडिया में मिलाने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन जम्मू और कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह इस बारे में कंफ्यूज्ड थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी रियासत का विशेष दर्जा खत्म हो जाए। उनकी कंफ्यूजन को देखते हुए इंडिया की सरकार ने जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देने का फैसला लिया। यह फैसला कई राजनीतिक और सामाजिक कारणों से लिया गया था। इसी स्पेशल स्टेटस को कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 के रूप में डाला गया। यह आर्टिकल जम्मू और कश्मीर को विशेष अधिकार और स्वायत्तता प्रदान करता था। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, अपना झंडा फहराने और कई स्पेशल राइट्स मिले हुए थे। यह अधिकार उन्हें अन्य भारतीय राज्यों से अलग बनाते थे। जैसे इंडिया के दूसरे लोग जम्मू और कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे और वहां के लोगों को कुछ खास अधिकार मिले हुए थे। यह प्रावधान जम्मू और कश्मीर की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए था। यह स्पेशल स्टेटस पहले तो थोड़े समय के लिए दिया गया था, लेकिन बाद में यह जम्मू और कश्मीर की पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। इसने राज्य की राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। बहुत से लोगों का मानना था कि आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर को इंडिया से अलग करता है और देश की एकता के लिए खतरा है। वे इसे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के खिलाफ मानते थे। इसके अलावा आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू और कश्मीर में विकास नहीं हो पाया और वहां के लोग देश के बाकी हिस्सों के लोगों जैसी सुविधाएं नहीं उठा पाए। यह आर्थिक और सामाजिक विकास में बाधा बन गया। इन्हीं कारणों से आर्टिकल 370 को हटाने की मांग उठने लगी। लोगों का मानना था कि इसे हटाने से जम्मू और कश्मीर का विकास होगा और यह राज्य देश के बाकी हिस्सों के साथ पूरी तरह से जुड़ सकेगा। अंततः 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को हटा दिया। इसके बाद जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। अब यह देखना होगा कि इस फैसले का राज्य और देश पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आर्टिकल 370 को हटाना आसान नहीं था। यह एक जटिल और संवेदनशील प्रक्रिया थी, जिसमें कई कानूनी और राजनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ा। इसके लिए बहुत सारी लीगल चीजों को ध्यान में रखना जरूरी था। कई कानूनी विशेषज्ञों और संवैधानिक विद्वानों की राय ली गई ताकि कोई भी कानूनी अड़चन न आए। मोदी सरकार ने इसके लिए एक विस्तृत और रणनीतिक प्लान बनाया। इस प्लान में सभी संभावित चुनौतियों और उनके समाधान पर विचार किया गया। सबसे पहले जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। यह विभाजन प्रशासनिक और सुरक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। इसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह ने
संसद में आर्टिकल 370 को हटाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को संसद में पेश करने से पहले इसे कई बार समीक्षा और संशोधन किया गया। यह प्रस्ताव आर्टिकल 377 के ही एक हिस्से के तहत लाया गया था, जिसमें लिखा था कि राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की सलाह पर इस आर्टिकल को हटा सकते हैं। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया थी जिसे पूरी तरह से पालन किया गया, क्योंकि जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। इसलिए राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल को उनकी जगह नियुक्त किया। राज्यपाल की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण कदम था जो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायक साबित हुआ। राज्यपाल ने आर्टिकल 370 को 370 को हटाने की सलाह दी, जिसे राष्ट्रपति ने मान लिया। इस सलाह को मानने के बाद राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया, जिससे आर्टिकल 370 को हटाने की प्रक्रिया पूरी हुई। इस तरह सभी नियमों का पालन करते हुए आर्टिकल 370 को उत्तर को हटा दिया गया। यह सोमनीम एक ऐतिहासिक कदम था, जिसने जम्मू और कश्मीर के भविष्य को एक नई दिशा दी। इस निर्णय का स्वागत पूरे देश में किया गया और इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा गया। दोस्तों, जैसे ही आर्टिकल 377 को हटाने का प्रस्ताव संसद में आया, पूरे देश में बहस छिड़ गई। सत्ता पक्ष वाले सांसदों ने जहां इसे एक बहुत बड़ा कदम बताया, वहीं विपक्ष वाले सांसदों ने इसका विरोध किया। राज्यसभा में होम मिनिस्टर अमित शाह ने आर्टिकल 370 को हटाने के बहुत अच्छे कारण बताए। उन्होंने कहा कि यह आर्टिकल जम्मू और कश्मीर में अशांति और आतंकवाद को बढ़ावा देता है और इसे हटाना देश की एकता के लिए जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि आर्टिकल 372 की वजह से जम्मू और कश्मीर के लोग विकास से वंचित रह गए हैं और इसे हटाने से उन्हें देश के बाकी हिस्सों के साथ बराबरी का दर्जा मिलेगा। राज्यसभा में आर्टिकल 370 को हटाने के प्रस्ताव को ज्यादातर सांसदों ने मान लिया। इसके बाद यह प्रस्ताव लोकसभा में आया, जहां भी ज्यादातर सांसदों ने इसे मान लिया। दोस्तों, आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू और कश्मीर में बहुत से बदलाव आए। सबसे बड़ा बदलाव यह आया कि अब जम्मू और कश्मीर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी नियम लागू हो गए। इसका मतलब था कि अब जम्मू और कश्मीर के लोगों को भी वही अधिकार मिलेंगे जो इंडिया के दूसरे लोगों को मिलते हैं। आर्टिकल 370 के हटने से जम्मू और कश्मीर में लोग अब बिजनेस कर सकते हैं, जिससे वहां नौकरियां बढ़ेंगी और पैसा भी आएगा। इसके अलावा अब जम्मू और कश्मीर में भी शिक्षा, अस्पताल और दूसरी चीजों में तरक्की होगी। हालांकि आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू और कश्मीर में कुछ सुरक्षा के प्रॉब्लम्स भी आई हैं, लेकिन सरकार इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए काम कर रही है और जम्मू और कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। दोस्तों, आर्टिकल 370 के साथ ही धारा 30A को भी हटा दिया गया। यह एक ऐतिहासिक कदम था जिसने जम्मू और कश्मीर के भविष्य को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। यह धारा जम्मू और कश्मीर की विधानसभा को यह अधिकार देती थी कि वह बता सके कि कौन जम्मू और कश्मीर का असली निवासी है और कौन नहीं, और उन्हें स्पेशल राइट्स दे सके। इस धारा के तहत केवल राज्य के स्थायी निवासियों को ही विशेष अधिकार और सुविधाएं मिलती थी। धारा 30A के तहत जम्मू और कश्मीर के बाहर के लोग वहां प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, न ही उन्हें वहां सरकारी नौकरियों में फॉर्म भरने का अधिकार था। इसके अलावा वे राज्य सरकार की स्कॉलरशिप और अन्य लाभों के लिए भी पात्र नहीं थे। यह धारा बहुत समय से विवादों में थी और बहुत से लोगों का मानना था कि यह गलत है और जम्मू और कश्मीर का विकास रोकती है। इसके कारण राज्य में बाहरी निवेश और आर्थिक गतिविधियों में कमी आई थी, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
धारा 85A के हटने से जम्मू और कश्मीर के दरवाजे देश के बाकी हिस्सों के लोगों के लिए खुल गए हैं। अब देश के किसी भी कोने से लोग यहाँ आकर बस सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। अब कोई भी इंडियन जम्मू और कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीद सकता है, वहां बिजनेस कर सकता है और सरकारी नौकरियों में फॉर्म भर सकता है। इससे राज्य में निवेश बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। यह जम्मू और कश्मीर के लिए बहुत फायदेमंद होगा और वहां नौकरियां भी बढ़ेंगी। इसके साथ ही राज्य के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और उनका भविष्य उज्जवल होगा। इस बदलाव से राज्य में शांति और स्थिरता भी आएगी, जिससे वहां के लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। दोस्तों, आर्टिकल 370 को हटाना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। इस कदम ने जम्मू और कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ पूरी तरह से जोड़ दिया है। हमें उम्मीद है कि इससे जम्मू और कश्मीर में शांति, तरक्की और खुशहाली आएगी। यह कदम देश को और मजबूत करेगा और जम्मू और कश्मीर के लोगों को विकास के नए मौके देगा। आइए हम सब मिलकर जम्मू और कश्मीर के विकास में मदद करें और एक मजबूत इंडिया बनाएं। मजबूत इंडिया बनाएं।